नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को बिहार आएंगे और बिहार के सीवान में पीएम की संभावित बड़ी जनसभा है। सीवान से करोड़ों योजनाओं की सौगात देंगे। लगातार पीएम मोदी का बिहार में दौरा हो रहा है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त शेष रह गए हैं और ऐसे में जनसभाओं का दौर लगातार जारी है, बदस्तूर जारी है। और प्रधानमंत्री जब जब बिहार आते हैं, बिहार वासियों को करोड़ों की योजनाओं की सौगात उनकी तरफ से दी जाती है। और पिछली दफा भी आपको याद होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले जब प्रधानमंत्री का आगमन बिहार में हुआ था तो उन्होंने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया और साथ ही साथ 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उनकी तरफ से दिया गया। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ गए। शैलेंद्र, क्या जानकारी है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 तारीख को बिहार आएंगे और बिहार में एक बार फिर से हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। पहले मोतिहारी तय किया जा रहा था कि मोतिहारी में प्रधानमंत्री की सभा होगी, लेकिन सुबह सुबह ये अपडेट आया है कि प्रधानमंत्री की सभा सीवान जिले में होगी और इसकी तैयारियों में अब बिहार भाजपा के जो नेता हैं वो लग चुके हैं। तो लगातार प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं और हर महीने उन्होंने कहा था कि मैं बिहार आऊंगा, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव भी है और सरकार ने जो वादे किए थे जनता से, उन वादों को पूरा करना है चुनाव के पहले। तो हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात लेकर के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और इसके पहले प्रधानमंत्री विक्रमगंज में आया, वहां लगभग 50,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दे और हर इलाके का चयन किया जा रहा है। यदि हम शाहाबाद की बात करें तो शाहाबाद में की जो स्थिति थी, उसके बाद पीएम आए, उसके बाद अब जो सिवान का जो इलाका है, छपरा सिवान गोपालगंज का जो पूरा इलाका है, उस इलाके में पीएम की सभा होगी। तो माना जा रहा है कि यहाँ भी बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। तो एक तैयारी है, अब बीजेपी की तरफ से बड़ी तैयारी पीएम मोदी के बिहार दौरे के लिए शुरू हो चुकी है। वाकई शैलेंद्र, देखने वाली बात होगी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे तो किन किन योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास उनकी तरफ से किया जाएगा और कैसे करोड़ों की योजनाओं की सौगात उनकी तरफ से बिहार वासियों को दी जानी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, प्रधानमंत्री का एक बार फिर से बिहार आगमन होने जा रहा है। 20 जून की तारीख रखी गई है। और बड़ी खबर आपको सहरसा से बताएंगे, जहां सौर बाजार थाना क्षेत्र के हनुमान नगर चकला गांव के पास तेज रफ्तार कार ने एक बुजुर्ग दंपति को टक्कर मार दी, जिसमें पत्नी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं पति को कुचलने के बाद कार चालक 20 किलोमीटर तक घसीटते हुए भागा और फिर रास्ते में सदर थाना क्षेत्र के शिवपुरी में चालक अपने मित्र के यहां गाड़ी लगाकर बोरा लिया और फिर शव को बोरे में बंद करके डिक्की में रख लिया। उसके बाद चालक गाड़ी लेकर जिले के कनरिया थाना क्षेत्र के स्थित मटखोड़ा गांव के पास एक बहियार में शव को छोड़कर मौके से फरार हो गया। और देखिए, हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई, और इन तस्वीरों को देखकर आपका दिल दहल उठेगा। आप इस लाल घेरे में इस गाड़ी को देख पा रहे होंगे, कैसे ये गाड़ी तेज रफ्तार में आती है और किस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त जो बुजुर्ग दंपति हैं उन्हें घसीटते हुए काफी लंबी दूरी तक, ये लगभग 20 किलोमीटर, आप समझ सकते हैं 20 किलोमीटर की दूरी काफी ज्यादा होती है। और 20 किलोमीटर तक इस कार ने एक दंपति को कुचला और फिर घसीटते हुए उन्हें लेकर अपने दोस्त के घर तक चली गई, ताकि उन पर किसी भी तरह का कोई मुकदमा ना हो, इस बात की जानकारी किसी को ना मिले। इसलिए उनके शव को खुद ही रखा और अपने दोस्त के घर पहुंचा, बोरे में बंद किया और छोड़कर मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस घटना के 12 घंटे बाद शव को बरामद कर लिया है। सदर एसडीपीओ ने बताया है कि घटना के बाद पुलिस अधीक्षक की टीम के द्वारा एक टीम का गठन हुआ है और घटना स्थल से लेकर तकरीबन 20 किलोमीटर तक का सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है। ड्राइवर की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है और मृतक के शव को छुपाने में चालक के सहयोगी सुनील कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, 20 मीटर दूर ये शव मिला। आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल भी काफी सारे हैं
कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। महोदय सहरसा के निर्देशानुसार मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा उक्त दुर्घटनाकारित वाहन की पहचान हेतु घटनास्थल से लेकर सहरसा तक लगभग 20 किलोमीटर तक हमारी टीम द्वारा सीसीटीवी का अवलोकन करते हुए गाड़ी की पहचान की गई। सीसीटीवी फुटेज एवं मानवीय अनुसंधान के आधार पर उक्त घटनाकारित करने वाले क्रेटा गाड़ी, जिसका निबंधन संख्या BR19T 4571 बरामद किया गया। और देखिए, एक बार फिर से आपको हम वही तस्वीरें दिखाते हैं जो दिल को दहला देने वाली तस्वीर है। ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, किस प्रकार इस निर्दयी व्यक्ति ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। पहली तस्वीर तो आप देख लीजिए, कैसे ये गाड़ी वहां से चलते हुए आती है। लाल घेरे में आपको ये तेज रफ्तार में गाड़ी नजर आ रही होगी। सीसीटीवी का जो फुटेज सामने आया है, वही तस्वीरें हम आपको बार बार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और देखिए कैसे ये बुजुर्ग दंपति को कुचलते हैं और शव को 20 किलोमीटर तक लंबी दूरी गाड़ी के अंदर कुचला हुआ शव वो लेकर निकल जाते हैं और उसके बाद अपने दोस्त के घर पर ठहरते हैं और वहां पर बोरे में शव को डाला जाता है और उसे फेंका जाता है। हालांकि 12 घंटे की मशक्कत के बाद, तफ्तीश के बाद, पुलिस की छानबीन के बाद ये शव बरामद हो गया है और फिलहाल इस पूरे मामले की सघनता से जांच पड़ताल की जा रही है। एक टीम का गठन किया गया है और उस पूरी टीम की तरफ से पूरे 20 किलोमीटर का सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा और उसके बाद इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए फिलहाल जिस व्यक्ति ने गाड़ी चलाई और वो लंबी दूरी तक अपने दोस्त के घर गया, उसके साथ मिलकर पूरी घटना को अंजाम दिया, सुनील कुमार को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या 20 किलोमीटर तक किसी की नजर नहीं गई? पुलिस को आखिर इसकी भनक क्यों नहीं लगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये सहरसा पुलिस को सीधे सीधे चुनौती नहीं है? और बढ़ते आगे, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। कटिहार के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी की गई। श्वेता मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट पटना टीम की छापेमारी कर रही है। मनिहारी, कटिहार, पटना और प्रयागराज के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आय से अधिक संपत्ति मामले से जुड़ी हुई कार्रवाई लगातार जारी है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है? स्पेशल विजिलेंस यूनिट टीम की तरफ से छापेमारी की जा रही है, अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई में जानकारी सामने आ पाई? जी बिल्कुल, देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ स्पेशल विजिलेंस यूनिट पटना टीम की एक बड़ी कार्रवाई लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्वेता मिश्रा, जो मनिहारी कटिहार में पोस्टेड है, आय से अधिक संपत्ति तकरीबन 80 लाख रुपए का ये मामला है। और जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने उसने अपने थाने में श्वेता मिश्रा के खिलाफ अप्रत्यानुपातिक आय का जो केस है वो दर्ज किया था। और आज उनके 4 ठिकानों पर, मनिहारी में, कटिहार में और इसके अलावा प्रयागराज और 4 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। अलग अलग टीमें छापेमारी कर रही हैं और प्राइमा फेसी जो फाइंडिंग्स रही है, 80 लाख रुपए से अधिक अवैध संपत्ति अर्जित, नाजायज तरीके से अवैध संपत्ति जो अर्जित करने का आरोप है। और इसी प्राइमा फेसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर FIR लॉन्च करने के बाद स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम छापेमारी कर रही है। छापेमारी अभी शुरू हुई है और जैसे जैसे छापेमारी आगे बढ़ेगी, देखना होगा आय से अधिक कितनी अवैध संपत्ति श्वेता मिश्रा के ठिकानों पर मिलती है। लेकिन निश्चित तौर पर हाल के दिनों में जिस तरीके से, क्योंकि नीतीश सरकार की 0 टॉलरेंस की पॉलिसी रही है करप्शन के केस में, तो लगातार कार्रवाई हो रही है। और इसी कड़ी में आज एक बार फिर से एक पदाधिकारी के ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट की बड़ी कार्रवाई। जी, वाकई देखने वाली बात होगी संजय, थोड़ा इंतजार करना होगा कि इस कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और कैसे इस कार्रवाई को पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। और बढ़ते आगे, देश में जातीय जनगणना की तारीखों का ऐलान हो गया है। जनगणना के साथ ही इस बार जातीय जनगणना भी की जाएगी और 2 चरण में होने जा रही है ये जनगणना। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 में शुरू होगा, जबकि दूसरा चरण मार्च 2027 तक पूरा हो जाएगा। जनगणना को लेकर 16 जून को अधिसूचना जारी की जा सकती है और देश में 2011 के बाद ये जनगणना होने जा रही है। साल 2021 में कोरोना वायरस की वजह से जनगणना नहीं हो पाई थी
और अब इस जनगणना में जातीय आंकड़े सामने आ जाएंगे तो देश में सियासत का नया समीकरण भी सामने आएगा। करीब 96 साल बाद देश में पहली दफा एक बार फिर जातीय आंकड़ा सामने आएगा। आपको बता दें कि 1931 में आखिरी बार जातिगत जनगणना कराई गई थी। और आइए आपको हम कुछ आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि अब तक जातिगत जनगणना में क्या कुछ हुआ है और पिछले कई वर्षों बाद ये जातीय जनगणना कराई जा रही है। मोदी कैबिनेट ने जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है, ये पहली जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और हमने आपको अभी भी बताया कि 1931 के बाद ये पहली दफा इस बार साल 2026 में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। लगभग 2 चरणों में ये जातीय जनगणना होगी, लेकिन इन सब के बीच जो सियासत हो रही है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। राहुल गांधी खुद को क्रेडिट देने में लगे हुए हैं, कांग्रेस खुद को क्रेडिट देने में लगी हुई है कि हमने जातिगत जनगणना को लेकर आवाज बुलंद की और इसीलिए जातीय जनगणना कराई जा रही है। वहीं लालू प्रसाद को क्रेडिट दे रहे हैं तेजस्वी का कहना है कि वो इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार थे कि जातिगत जनगणना देश भर में कराई जानी चाहिए और इसी को लेकर चर्चा हो रही है। जातिगत मुद्दों पर सरकार बनती या बिगड़ती रही है, ये इतिहास रहा है और इसी के अनुसार इस बार भी जब जातिगत जनगणना होगी तो बड़ा सवाल ये है कि क्या आखिर में ऐसा ही इस बार भी होने वाला है। देश में ढेर सारी जातियां हैं और अलग अलग जातिगत मुद्दों को लेकर पार्टियों की तरफ से सियासत की जाती रही है। बिहार में तो ऐसा भी कहा जाता रहा है कि जाति है कि जाति ही नहीं, हर जगह जाति आधारित वोट दिए जाते हैं और जाति के आधार पर वोटर बंद भी जाते हैं। और जाहिर है आपने देखा होगा कि जब भी किसी भी राज्य में चुनाव होता है, खासकर अगर हम बिहार की बात कर लें तो चुनाव के दौरान इस बात को खास तौर पर ध्यान में रखकर पार्टियां चुनावी जनसभाएं करती हैं, उम्मीदवारों को टिकट देती है कि वो उस क्षेत्र के खास जाति से आते हैं या नहीं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितनी केंद्र आधारित ये जाति हो जाती है और इसी जातिगत उम्मीदवार जो है वो उसी जाति के आधार पर तय किए जाते हैं और उसी के अनुसार उन्हें टिकट का वितरण किया जाता है ताकि वो खास उस क्षेत्र के जाति को टारगेट कर सके। और अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो आबादी रही है उसके बारे में भी पूरी जानकारी दे देते हैं। किसकी कितनी आबादी है ये भी हम आपको बता देते हैं। 16.6% एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट है, एसटी 8.6%, वहीं ओबीसी की बात कर लें तो 52% ये आबादी इनकी रही है। लेकिन इस बार जब जनगणना होगी तो देखने वाली बात होगी कि कैसे किस वर्ग के कितने लोगों की संख्या सामने आती है और किसे कितना आरक्षण दिया जाएगा, ये इसी पर आधारित हो। हालांकि आपको बता दें कि विपक्ष हर बार इस बात की चर्चा करता है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए और इसी की चर्चा करते करते अब जातीय जनगणना की बात सामने आई और अब केंद्र सरकार इसके लिए तैयार भी हो गई है। जातिगत जनगणना कराई जाएगी। 1931 के बाद ये पहली दफा होगा जब 2 चरणों में देश भर में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। और देखिए, जातीय जनगणना के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी के लोगों की मंशा ठीक नहीं है। हमने पहले भी कहा है कि बिहार चुनाव को देखते हुए इन लोगों ने घोषणा की है। हमारे दबाव और पुरानी मांग के कारण इन्होंने इसे कैबिनेट से पास करा लिया। हम वर्गों की भी गिनती कराएंगे जिससे ये पता चलेगा कि कितनी जातियां हैं और कितने ओबीसी ईबीसी हैं। मंशा जो है वो ठीक नहीं है और हम लोगों ने पहले भी कहा है, तो बिहार चुनाव को देखते हुए इन लोगों ने जो है अनाउंस किया है और हम लोगों का एक दबाव था। ये हम लोगों की जीत थी और हम लोगों की पुरानी मांग रही है, तब इनको जो है केवल जो है पास कैबिनेट से करना पड़ा है। लेकिन अभी कह रहे हैं 2 चरणों में होगी। हम तो कह रहे हैं जाति के साथ हम लोग वर्गों का भी करवाएंगे कि आखिर पता चले कि कितनी जातियां हैं और कितने ओबीसी हैं, कितने ईबीसी हैं। वर्ग का भी जो है कॉलम जो है आना चाहिए। और देखिए, जातिगत जनगणना पर तेजस्वी के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से जलते हैं तेजस्वी। जब नहीं हो रहा था तब दुखी थे और अब जब हो रहा है तो भी दुखी हैं। ये जब नहीं हो
तब उनको दुख है, जब हो तब उनको दुख है। तो आखिर वो चाहते क्या है? उनसे एक सवाल कीजिए कि जातीय गणना सेंसस के साथ अगर भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार करा रही है तो अब क्यों चिल्ला रहे हैं, चिल्पांव कर रहे हैं? ये उनके गिरते मानसिकता का परिचय है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की लोकप्रियता से ईर्ष्या जलन का सवाल है। और देखिए, जातीय जनगणना के मुद्दे पर तेजस्वी यादव के इस बयान पर बिहार की सियासत काफी गर्म हो गई है। तेजस्वी यादव, जाति गणना, जब आपके पिता राजनीति के तहसीलदार थे, केंद्र में महत्वपूर्ण भूमिका में थे, उस समय तो संपत्ति की गणना हो जाएगी तो खौफ जदा होकर के चारा घोटाला के अभियुक्त बनने के कारण साष्टांग दंडवत थे कि हुजूर जान बचाइए, जाति गणना से मेरा कोई लेना देना नहीं। जब माननीय नीतीश कुमार जी ने जाति सर्वे का फैसला लिया और वो फैसले के तहत जाति सर्वे हमने करके दिखाया तो आपकी बेशुमार संपत्ति का पता चला। लेकिन राहुल गांधी जी ने तो आपको कहा कि ये जाति सर्वे बिहार का फर्जी है। वी डिफाइन आवर नेशनहुड नाम की एक किताब है जो गोलवलकर ने लिखी है, और उसमें उन्होंने लिखा है कि शासन करने का अधिकार सिर्फ क्षत्रिय पुत्रों को है। उन्हीं को ना अपना गुरु भाजपा के लोग मानते हैं। तो ये जातीय जनगणना करा के और नीचे की जातियों को सत्ता में अधिकार दे देंगे। ये तो राहुल गांधी जी ने जब जातीय जनगणना की बात उठाई और उन्होंने घोषणा की कि हमारी सरकार बनते ही हम करवाएंगे, तो इन पर एक दबाव बन गया और दबाव में आकर इन लोगों ने घोषणा की। अभी भी ये ईमानदारी से काम नहीं करवाएंगे, जान लीजिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के जातीय जनगणना के मामले पर उनकी मंशा पर सवाल खड़ा किया है। और उनकी मंशा स्पष्ट रूप से बिहार चुनाव को देखते हुए घोषणा तो कर दिए, लेकिन उस पर अमल के लिए 2027 से कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति कर रही है। देश में जाति जनगणना का केंद्र सरकार का निर्णय एक प्रभावशाली फैसला है। 16 जून को इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी और 3 माह के बाद अर्थात अक्टूबर में काम शुरू हो जाएगा। पूरे देश में इस महात्म कार्य में लगभग 13,000 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान है। केंद्र के इस महत्वपूर्ण निर्णय से आखिर विपक्ष इतना बेचैन क्यों है? माननीय तेजस्वी यादव जी, जब केंद्र में आपकी यूपीए की सरकार थी तो आपने जाति जनगणना का निर्णय क्यों नहीं किया? क्योंकि आपकी मंशा में ही खोट था। देखिए, जातीय जनगणना जो है वो तो वीआईपी पार्टी का, जिस समय हम लोग एनडीए सरकार में थे बिहार में 2020 में, उसी समय हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सैनी जी जातीय जनगणना के बारे में कहे थे और जिसकी संख्या भारी उसको मिले उतनी हिस्सेदारी। तो कर्पूरी ठाकुर जी का हम लोग का पार्टी में एजेंडे में है। और हम लोग ने तो वीआईपी ने ये भी कहा था कि सरकार अगर पैसा खर्च करने में किसी तरह की सरकारी बाधा आती है तो वीआईपी पार्टी उसमें आर्थिक मदद भी करेगी। वहीं कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पिछले 5 महीने में 4 बार बिहार आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने आरजेडी के नेताओं से एक बार भी मुलाकात नहीं की। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव की माई बहन योजना को कांग्रेस ने हूबहू कॉपी पर पहले उसको लॉन्च भी कर लिया। यानी कि राष्ट्रीय जनता दल की इसी मुहिम को उन्होंने पहले लॉन्च कर दिया है, कॉपी कर लिया है और अब उसका रजिस्ट्रेशन शुरू करा दिया। लेकिन इन दोनों ही मौके पर ना तो तेजस्वी और ना ही आरजेडी का दूसरा कोई नेता मौजूद रहा। बात सिर्फ इतनी भर ही नहीं है। 17 अप्रैल को महागठबंधन ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया, जिसका अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बनाया। लेकिन अब तक महागठबंधन का एक भी साझा कार्यक्रम हुआ ही नहीं है, जिसको लेकर अब महागठबंधन में कॉमन एजेंडे और एकजुटता पर ही सवाल उठने लगे। तो देखिए, एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ हर मंच पर नजर आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एनडीए घटक दल की तरफ से लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के साथ में एक भी जनसभा ना तो हुई है
ना ही किसी मुहिम की चर्चा की गई है। सब अपनी अपनी डफली, अपनी अपनी राग गा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।